नमस्कार बच्चों, हम अपनी पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें अध्याय 3 अतीत में दबे पांव चल रहा है अभी। इसमें लेखक ओम थानवी ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की यात्रा की थी। उसी यात्रा को अपने पाठ्यक्रम में यात्रा वृत्तांत के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो थोड़ा वे और आगे पढ़ लेते हैं। DKBC हल्का आगे पूर्व में है। DK देखो, पहले पढ़ लिया हमने कि जिन अलग अलग पुरातत्ववेत्ताओं ने इन स्थानों की खुदाई की है ना, तो उन्हीं के नाम पर उस क्षेत्र का नाम रख दिया गया है। तो DK नाम हो गया काशीनाथ दीक्षित, और इनका भी ABCD, तो ये B और C हल्का क्षेत्र, हल्का मतलब क्षेत्र जहाँ पर खुदाई किया है। तो पहले तो एक तो बड़ा ब्लॉक हो गया इनके नाम पर, फिर उनमें भी छोटे छोटे ब्लॉक बना दिए, दो छोटे क्षेत्र बना दिए कि ये A क्षेत्र है, ये B है, ये C है। तो DKBC हल्का आगे पूरब में है। डाडी वाले याजग नरेश, आपने देखा होगा चित्र, इसमें तो दे नहीं देखा है, लेकिन 8वीं 9वीं में 10वीं में भी पता नहीं सिलेबस में है या नहीं है, लेकिन 8वीं 9वीं में मिल जाता है ये, और 12वीं में भी है ये सिलेबस में अभी कला वर्ग के इतिहास में। तो उसमें वो डाडी वाले याजक नरेश, उसको राजा मानते हैं, जिसकी एक मूर्ति मिली है। तो की मूर्ति भी इसी तरफ के एक घर में मिली थी। DKG की मुख्य सड़क जो 33 फुट चौड़ी है ना, वह DK क्षेत्र की G ब्लॉक में है। पर दक्षिण की ओर बढ़ें तो 1.5 फलांग की दूरी पर HR हल्का है। HR है हेरल्ड हरगिरिज नाम से। सड़क उसे 2 भागों में बांट देती है। यह हल्का हेरल्ड हरगिरिज के नाम पर है, जिन्होंने 1924-25 में राखालदास बनर्जी के बाद खुदाई करवाई थी। यहीं पर एक बड़े घर में कुछ कंकाल भी मिले हैं, नर कंकाल, जिन्हें लेकर कई तरह की कहानियां बनती हैं। अब एक ही घर में वहाँ पर कई कंकाल मिले हैं, तो कई तरह के इसमें यह पुरातत्ववेत्ता हैं, ये अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कि अंतिम समय में कोई लड़ाई हुई हो, तो वहाँ पर नर कंकाल व्यक्ति मर गए, वही कंकाल के रूप में वह रह गए, बाकी क्षेत्र को खाली करा लिया गया हो, वापस से चले गए हो। या भी हो, यह भी हो सकता है कि कोई महामारी का प्रकोप हुआ हो, और महामारी से बीमारी के कारण वहाँ पर मौतें होने शुरू हो गई हों, तो बहुत से लोग इस प्रकार के मर करके वहीं रह गए, कुछ को दफना दिया और कुछ वहीं पर वापस उस स्थान को छोड़ करके चले गए, आगे बढ़ गए। तो ये कंकालों से भी, घर में कंकाल मिलने का बात हम लोग कोई न कोई अनहोनी तो हुई है, प्राकृतिक मौत तो वे नहीं मरे हैं। तो इस तरह की बहुत सी कहानियाँ पुरातत्ववेत्ता वहाँ पर सोचते हैं। प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प भी यहाँ एक छोटे घर की खुदाई में निकला है। आपने ये जो चित्र देखा हो, तो इसमें भी है अपने चित्र, जो नर्तकी का चित्र है, आगे आ जाएगा। इसके बाद में पुरातत्वविद मार्टिमिर व्हीलर ने कहा था कि संसार में इसके जोड़ की दूसरी चीज़ शायद ही होगी। किसके लिए कहा है ये नर्तकी शिल्प के बारे में। एक हाथ कमर पर है और वो एक मूर्ति है नर्तकी की। उस मूर्ति के बारे में कहा कि इस प्रकार की, इसके जोड़ की, यानी इसके बराबर की संसार में कोई दूसरी चीज़ शायद ही है। मूर्ति अब दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में संरक्षित रखी गई है। वो मूर्ति वहाँ पर नहीं है, दिल्ली में है, अजायबघर में। ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो है, यहाँ पर भी एक अजायबघर है। तो छोटी मोटी चीज़ें तो वहीं पर रख रखी हैं, लेकिन उनसे जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें बरामद हुई हैं, उन चीज़ों को दिल्ली में ला के रख दिया था। अब यहाँ पर थोड़ा सोच सकते हो आप कि ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है तो पाकिस्तान में, दिल्ली में क्यों रखा है। देखो यहाँ पर ऊपर आपने देखा होगा कि 1924-25 में राखालदास बनर्जी ने खुदाई करवाई, इसके बाद में और करवाई। तो जब ये मूर्तियाँ या फिर ये पुरातत्व से संबंधित सामान निकला ना, उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही थे, इसलिए वह दिल्ली के अजायबघर में उस सामान को रखा गया। यहीं पर एक बड़ा घर है जिसे उपासना केंद्र, यानी आज का मंदिर समझ सकते हो। इसकी आमने सामने की 2 चौड़ी सीढ़ियाँ ऊपर की, जो अब ध्वस्त हैं, मंजिल की तरफ जाते हैं। ऊपर की कोई तरफ कोई मंजिल मिली नहीं है, लेकिन साइड में दोनों आमने सामने दो तरफ और 2 छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं। तो अनुमान लगाते हैं कि ऊपर की मंजिल रही होगी और समय के साथ वह नष्ट हो गई होगी, उसको नष्ट कर दिया गया होगा।
पश्चिम में गढ़ी, यानी जिसको ऊंचा क्षेत्र बोलते हैं, जो गढ़ बोलते हैं, जिसमें समझते हैं कि प्रशासन से जुड़े हुए लोग या फिर जो धर्म या राज सत्ता से जुड़े हुए लोगों का निवास स्थान रहा होगा। तो उस गढ़ी के ठीक पीछे माधव स्वरूप वत्स के नाम पर वीएस हिस्सा है। जैसे डीके हल्का है ना, वैसे ही माधव स्वरूप वत्स के ने वीएस वत्स। यहाँ वह रंगरेज का कारखाना भी लोग चाप से देखते हैं। रंगरेज मतलब रंगाई से जुड़े हुए जो कार्य करते हैं, उन लोगों का कारखाना वहाँ पर है। तो वह रंगाई करते हैं, चित्र वगैरह करते हैं। तो ये कपड़ों पर भी हो सकता है और ये बर्तनों पर भी हो सकता है, मिट्टी के बर्तनों पर भी हो सकता है। जहाँ जमीन में ईंटों के गोल गड्ढे उभरे हुए हैं, अनुमान है कि इनमें रंगाई के बड़े बर्तन रखे जाते थे। 2 कतारों में 16 छोटे 1 मंजिला मकान हैं। एक कतार मुख्य सड़क पर है, दूसरी पीछे की सड़क की तरफ। सब में 2-2 कमरे हैं। स्नानघर यहाँ भी सभी घरों में है। बाहर बस्ती में कुएं सामूहिक प्रयोग के लिए हैं। ये कर्मचारियों कामगारों के घर रहे होंगे। तो जो रंगाई छपाई से संबंधित व्यक्ति हैं, तो उनके लिए यहाँ पर निवास स्थान भी बना हुआ है और स्नानगृह भी हुए। मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर लगता है कि जैसे सब कुछ चौकोर या आयताकार हो, यानी सिर्फ कुएं हैं वे ही गोल हैं और बाकी सब चौकोर या आयताकार ही है। नगर की योजना मान लो, बस्तियों की बसावट मान लो, घर मान लो, कुंड हैं, बड़ी इमारतें हैं, ठप्पेदार मोहरे हैं, चौपड़ का खेल है, गोटियां हैं, तोलने के बाट है। ये सब क्या है, या तो चौकोर मिलेंगे आपको या फिर आयताकार मिलेंगे। छोटे घरों में छोटे कमरे समझ में आते हैं कि यहाँ पर थोड़ा मतलब जो निम्न वर्ग के लोग हैं वे रहते होंगे, तो ये बात समझ में आती है। पर बड़े घरों में छोटे कमरे देखकर अचरज आश्चर्य होता है कि घर तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन वहीं पर भी कुछ कमरे छोटे हैं। इसका एक अर्थ तो ये लगाया गया है कि शहर की आबादी काफ़ी रही होगी, यानी 85,000 के लगभग, आज से 5,000 वर्ष पहले आबादी, तो ये उस समय की बहुत बड़ा महानगर ही था ये। दूसरी तरफ ये विचार सामने आया है कि बड़े घरों में निचली भूतल मंजिल में नौकर चाकर रहते होंगे। नीचे मिले हैं, ऊपर वाली तो मंजिल नष्ट हो गई है, नीचे वाले मिले हैं। तो हो सकता है कि नीचे वाले मंजिल में नौकरों का निवास स्थान हो, तो उनके लिए छोटे छोटे कमरों का निर्माण करवाया गया है। अभी भी आप देखते हो कि जो बड़े बड़े बंगले बने होते हैं, घर बने होते हैं, तो उनके पीछे और सर्वेंट क्वार्टर बने होते हैं छोटे छोटे। तो हो सकता है वहाँ पर भी पहले नीचे नौकरों का आवास स्थान रहा हो। ऐसा अमेरिकी नृतत्व शास्त्री ग्रेगरी पॉशेल का मानना है। देखो, नृतत्व शास्त्री किसे बोलते हैं? नृतत्व शास्त्री बोलते हैं ऐसे जो मनुष्य की उत्पत्ति और मनुष्य के विकास का अध्ययन करता है, कि मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, उसका विकास किस प्रकार का है। इस शास्त्र का अध्ययन करने वाले को बोलते हैं नृतत्व शास्त्री, नृतत्व शास्त्री। क्या नाम था? ग्रेगरी पासेल। तो ये ग्रेगरी पोसेल का मानना है कि नौकर चाकर रहे होंगे नीचे। बड़े घरों के आंगन में चौड़ी सीढ़ियाँ हैं। चौड़ी सीढ़ियों का मतलब है कि ऊपर जरूर कुछ ना कुछ इमारत रही होगी, वही बड़ी रही होगी, इसलिए वहाँ पर चौड़ी सीढ़ियों का प्रयोग किया गया है। कुछ घरों में ऊपर की मंजिल के निशान हैं पर सीढ़ियाँ नहीं हैं। देखो, कुछ में सीढ़ियाँ हैं कितनी चौड़ी, और कुछ में ऊपर के मंजिल के निशान तो हैं लेकिन सीढ़ियाँ नहीं हैं। इसका मतलब क्या है? शायद यहाँ लकड़ी की सीढ़ियाँ रही हों जो कालांतर में नष्ट हो गई हों। तो लकड़ी तो ज़मीन में दब करके नष्ट हो जाती है, वो तो खाद बन जाती है। तो हो सकता है लकड़ी की सीढ़ियाँ रही हों और वह समय के साथ नष्ट हो गई हों। संभव है कि ऊपर के मंजिल में ज़्यादा खिड़कियाँ, झरोखें और साज सज्जा रही हो। नीचे के में तो खिड़कियाँ सड़क की तरफ तो मिलती ही नहीं थी, आंगन में ही खिड़कियाँ खुलती हैं, बाहर गली में या फिर सड़क की तरफ खिड़कियाँ भी नहीं खोलते हैं। तो हो सकता है जो घर के निवास रहने वाले हों, मालिक हों, वे ऊपर की मंजिल में रहते हों और वहाँ पर खिड़कियाँ, झरोखें, सजावट के भी खूब काम में लिया गया, प्रयोग में लिया गया हो। लकड़ी का इस्तेमाल भी बहुत संभव है पूरे घर में होता हो। कुछ घरों में बाहर की तरफ सीढ़ियों के संकेत हैं। यहाँ शायद ऊपर और नीचे अलग अलग परिवार रहते होंगे। देखो, ये आज भी करते हैं। जो किराएदार रखना चाहते हैं ना,
तो वे ऊपर की सीढ़ियाँ घर के अंदर नहीं खोलते हैं, घर के बाहर से ही खोलते हैं, घर के आंगन में खोल लेते हैं। तो ऊपर जाने वाले का रास्ता अलग हो जाता है, उसको ऊपर जाना है, उसको घर के अंदर नहीं आना पड़ता है। और कुछ घरों में का निर्माण इस तरह होता है कि सीढ़ियों का निर्माण घर के आंगन से होता है, तो जो उसमें घर वाले ही ऊपर नीचे आ जा सकते हैं। लेकिन कुछ घर ऐसे भी होते हैं जिनकी सीढ़ियाँ आंगन से बाहर यानी घर के बाहर बनी होती हैं, तो बाहर से कोई ऊपर चला जाए, ऊपर से नीचे आ जाए, घर वाले पर उससे कोई डिस्टर्ब नहीं होते हैं। तो ये भी हो सकता है कि ऊपर नीचे और अलग अलग परिवार रहते हों, जैसा कि अभी रहते हैं। छोटे घरों की बस्ती में छोटी संकरी सीढ़ियाँ हैं, उनके पायदान भी ऊंचे हैं। पायदान मतलब सीढ़ियों का ऊंचाई, सीढ़ियों की ऊंचाई भी ज़्यादा है। ऐसे जगह की तंगी की वजह से होता होगा। ये तो आप भी आज भी देखते हो, जहाँ पर सीढ़ियों को ऊपर चढ़ाने के लिए खूब जगह मिलती है, तो वहाँ पर सीढ़ियाँ 6-6 इंच की ऊंचाई में रखते हैं या 8-8, 9-9 इंच की ऊंचाई में रखते हैं। इससे ज़्यादा ऊंची सीढ़ी नहीं बनाते हैं। लेकिन जहाँ पर वो दूरी जगह नहीं हो, जगह का थोड़ा अभाव हो, तो उन्हीं सीढ़ियों को 1-1 फुट का ऊंची कर करके और कम जगह में ही सीढ़ी का निर्माण कर दिया जाता है। तो जो छोटे घर हैं वहाँ पर संकरी सीढ़ियाँ हैं और उसके पायदान भी ऊंचे हैं। तो ये ऐसा किस लिए किया गया होगा कि वहाँ पर जगह का अभाव रहा होगा। गौर किया कि मोहनजोदड़ो के किसी घर में खिड़कियों या दरवाज़ों पर छज्जों के चिन्ह नहीं हैं। जैसा कि हम अब आमतौर पर लगाते हैं, छज्जे लगाते हैं ऊपर, खिड़कियों के ऊपर, दरवाज़ों के ऊपर भी छज्जे लगाते हैं। लेकिन वहाँ पर किसी प्रकार के खिड़कियों या छज्जों, दरवाज़ों पर छज्जों के चिन्ह नहीं मिले हैं। गर्म इलाकों के घरों में छाया के लिए ये आम प्रावधान है। अपने यहाँ पर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? ताकि धूप सीधी खिड़की पर नहीं आए, वर्षा भी नहीं हो, उसका भी पानी खिड़की से दूर ही गिर जाए छज्जों के कारण। क्या उस वक्त यहाँ इतनी कड़ी धूप नहीं पड़ती होगी? जैसे कि हम राजस्थान में भी लगाते हैं, तो ये लेखक प्रश्न पूछ रहे हैं कि वहाँ पर छज्जों का प्रयोग नहीं था, तो क्या वहाँ पर इतनी तेज धूप जितनी की आज पड़ती है उतनी नहीं पड़ती होगी? मुझे मोहनजोदड़ो की जानी मानी मोहरों के पशु याद हो आए। उन मोहरों पर पशुओं के चिन्ह हैं, तो क्या है? शेर, हाथी, गेंडा इस मरुभूमि में हो नहीं सकते। क्या उस वक्त यहाँ जंगल भी थे? तो ये भी एक प्रश्न है। देखो, उस समय की जो सभ्यता ये मिली है, सभ्यता उसमें जो मोहर मिली है मिट्टी की या धातु की, तो उन मोहरों पर शेर के, हाथी के, गेंडे के चिन्ह मिले हैं। अब ये आप तो अनुमान लगा सकते हो इतना तो, कि उन्होंने इसको देखा होगा अपने आसपास ही। तब जब अपने आसपास देखा है तो शेर, हाथी, गेंडा ये राजस्थान में तो हो नहीं सकते, तो क्या उस समय यहाँ पर बड़े बड़े जंगल थे? ये भी लेखक एक प्रश्न छोड़ता है। ये तथ्य स्थापित हो चुका है कि यहाँ अच्छी खेती होती थी। ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि खेती अच्छी होती थी। पुरातत्वी शिरीन रत्नागर का मानना है कि सिंधुवासी कुओं से सिंचाई कर लेते थे। नहीं, नहरें वगैरह नहीं थी, लेकिन कुओं से सिंचाई करते थे। दूसरे, मोहनजोदड़ो की किसी खुदाई में नहर होने के प्रमाण नहीं मिले हैं, यानी बारिश उस काल में काफ़ी होती होगी। अब नहर मिली नहीं है, कुओं से सिंचाई करते हैं, तो बारिश खूब होती होगी। अब बारिश खूब होती, कुएं ज़्यादा गहरे में नहीं थे, ऊंचे ही कुएं थे, पानी ऊंचा ही था, स्तर ऊंचा ही था, तो बारिश खूब होती होगी, तो इसका मतलब पेड़ भी खूब होते होंगे। तो वहाँ पर हो सकता है कि मरुभूमि नहीं रही हो और खूब वर्षा के कारण जंगल भी वहाँ पर हों। क्या बारिश घटन और कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल से भूजल भी पहुँच से दूर चला गया? अब ये प्रश्न छोड़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने का क्या कारण होगा। तो ये एक प्रश्न छोड़ा है कि क्या बारिश के घटन की, बारिश की कमी के कारण और कुओं का पानी अत्यधिक नीचे चले जाने के कारण, भूतल का पानी पहुँच से दूर अत्यधिक नीचे चले जाने के कारण ये सभ्यता नष्ट हुई है, इन सभ्यता का विनाश हुआ। क्या पानी के अभाव में ये इलाका उजड़ा और उसके साथ सिंधु घाटी की समृद्ध सभ्यता भी? तो ये एक प्रश्न छोड़ा है लेखक ने हमारे लिए कि क्या पानी की कमी के कारण कि बारिश कम हो गई, या फिर सिंधु घाटी नदी, सिंधु नदी जो बहती थी, जो इस मोहनजोदड़ो से 5 किलोमीटर दूर बहती थी, तो क्या उसने अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया? हो सकता है बीच में कोई मार्ग परिवर्तित करके दूसरी जगह से बहनी शुरू हो गई हो, तो उस स्थान से उनकी पहुँच से दूर हो गई हो सकता है बारिश कम हुई हो, जिसके कारण हो सकता है कुओं का जलस्तर और नीचे चला गया हो, तो इसलिए उनको ये स्थान छोड़ करके और आगे यानी गंगा, यमुना इनके मैदानों में
उनको बसना पड़ा। तो चलो आज इतना ही दिन करेंगे, बाकी का दिन हमें कल करेंगे। नमस्कार।